क्लास तक अपने ईथर के निर्माण की विधि के बारे में बात की थी। लास्ट क्लास तक ईथर की निर्माण विधि के बारे में बात की थी। अलग अलग प्रकार से 4-5 प्रकार से निर्माण विधि अपन ने देखी थी ईथर की। नेक्स्ट अपने को देखना है ईथर के ही पार्ट में, क्या बोल सकते हैं, ईथर के ही पार्ट में नेक्स्ट देखना है डाई इथाइल ईथर की संरचना। जो भी अल्काइल ग्रुप उपस्थित है ईथर के अंदर, वहाँ पे अगर अल्काइल ग्रुप की जगह डाई इथाइल या फिर इथाइल समूह उपस्थित है तो उसका नाम होगा डाई इथाइल ईथर। जैसे CH3, CH2, C डबल बॉन्ड O, CH2, CH3, डाई इथाइल ईथर क्या प्रेजेंट है, डाई इथाइल ईथर यहाँ पे प्रेजेंट है, जहाँ पे ऑक्सीजन पे क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। ईथर प्रेजेंट है। इस ईथर में अगर इथाइल समूह उपस्थित है तब इसको अपन बोल सकते हैं डाई एथिल ईथर। क्या बोल सकते हैं इसको, डाई एथिल ईथर इसका नाम होगा। तो इस डाई एथिल ईथर की संरचना के बारे में देखना है कि जो भी ऑक्सीजन उपस्थित है या फिर कार्बन उपस्थित है उनका संकरण कितना है। जैसे अगर ऑक्सीजन की बात की जाती है तो ईथर का ऑक्सीजन sp3 संकरित, या फिर बोल सकते हैं ऑक्सीजन, ईथर के ऑक्सीजन का संकरण sp3 होता है। टोटल 4 कक्षक काम आते हैं बंध बनाने के लिए, या फिर संकरण के अंदर टोटल 4 कक्षक उपस्थित होते हैं सारे के सारे ईथर मॉलिक्यूल की संरचना बनाने के लिए या फिर बंध बनाने के लिए। अगर ये 4 कक्षक उपस्थित है sp3 संकरण में, अगर 4 कक्षक उपस्थित हैं, इन 4 कक्षक में से 2 कक्षक अपन बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, 2 कक्षक या फिर 2 sp3 कक्षक। जितने भी 4 कक्षक है चारों के चारों कक्षक sp3 संकरण के हैं, उनमें से 2 sp3 कक्षक तो एथिल समूह के कार्बन के साथ पाई बंध का निर्माण करते हैं। किसके साथ, एथिल समूह के कार्बन के साथ पाई बंध का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे बोल सकते हैं ऑक्सीजन पे उपस्थित 4 sp3 कक्षक में से 2 sp3 कक्षक अल्किल समूह के साथ बंधित होते हैं। अल्किल समूह के साथ क्या होंगे, बंधित होते हैं। और यहाँ पे अपन कौन सा अल्किल समूह लेके चल रहे हैं, एथिल समूह अपन लेके चल रहे हैं। तो अल्किल समूह अपन फिक्स लेके चलेंगे CH2, CH3, ठीक है। ये हो जाएगा CH2 और ये CH3। लेकिन फिर बात की जाती है 4 sp3 कक्षक में से 2 ने अगर कार्बन के साथ बंध बनाया है तो बाकी 2 में क्या उपस्थित होगा। तो बाकी 2 में अपन बोल सकते हैं ऑक्सीजन के 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या बोल सकते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होता है। क्या बोल सकते हैं, बाकी के 2 sp3 संकरित कक्षक में एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होता है। तो 4 कक्षक में से 2 सिग्मा बंध बनाते हैं एथिल के कार्बन के साथ और बाकी 2 में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित होते हैं। इलेक्ट्रॉन का लोन पेयर उपस्थित होगा संकरित sp3 संकरित कक्षक में। तो ओवरऑल बोल सकते हैं यहाँ पे कोणीय संरचना बनती है। ईथर की कौन सी संरचना बनती है, यहाँ पे एक कोण उपस्थित होता है, तो इसको बोल सकते हैं अपन कोणीय संरचना बनती है। ईथर की हमेशा क्या होगी, कोणीय संरचना के रूप में ही उपस्थित होगा। और यहाँ पे ओवरऑल कोण अपन बोल सकते हैं 110 डिग्री का होता है। कितना होता है, 110 डिग्री का होता है। नॉर्मली कितना होना चाहिए था, 109 डिग्री का होना चाहिए था, लेकिन कितने का होता है, 110 का। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो अल्किल समूह उपस्थित हैं, जो भी एथिल समूह उपस्थित है या फिर जो भी अल्किल समूह उपस्थित होगा, डाई एथिल ईथर की बात करेंगे तब तो यहाँ पे क्या होगा, एथिल समूह उपस्थित होगा। लेकिन अगर यहाँ पे कोई भी अल्किल समूह उपस्थित होगा फर्दर अन्य प्रकार की ईथर के अंदर, तो यहाँ पे क्या होता है,
रिपल्शन अपन बोल सकते हैं उपस्थित होता है, या फिर यहाँ पे प्रतिकर्षण उपस्थित होता है। क्या बोल सकते हैं? इन अल्किल समूह के मध्य प्रतिकर्षण यहाँ पे उपस्थित होता है। प्रतिकर्षण उपस्थित होने के कारण 109 के बजाय यहाँ का कोण कितना होगा? 110 डिग्री का कोण यहाँ पे बनेगा। जैसे जैसे यहाँ पे अल्किल समूह का साइज बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे अल्किल समूह का साइज बढ़ता जाएगा, बंध का इसका कोण का मान भी बढ़ता जाएगा। क्योंकि जैसे जैसे यहाँ पे अल्किल समूह की साइज बढ़ेगी, प्रतिकर्षण का मान बढ़ेगा। जैसे जैसे प्रतिकर्षण बढ़ेगा वैसे वैसे इन दोनों के बीच की जगह बढ़ती जाएगी, दोनों अल्किल समूह के बीच की जगह बढ़ेगी, जिसकी वजह से मध्य का कोण भी बढ़ेगा। तो इसलिए अगर डाई ईथर की बजाय यहाँ पे डाई एथिल के बजाय और अगर बड़े समूह होंगे तो इस कोण का मान भी क्या होगा? ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे प्रतिकर्षण बढ़ता जाएगा जैसे जैसे अल्किल समूह बढ़ता जाता है। तो बोल सकते हैं ईथर की कोणीय संरचना होती है sp3 संकृत ऑक्सीजन उपस्थित होता है, जिसमें 2 sp3 कक्षक में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं और बाकी के 2 कक्षक क्या करते हैं? अल्किल समूह के कार्बन के साथ सिग्मा बंध का निर्माण करते हैं। फिर ओवरऑल स्ट्रक्चर अगर संरचना देखी जाती है तो संरचना को अपन कोणीय संरचना के रूप में बोलेंगे। तो ईथर हमेशा कोणीय संरचना के रूप में उपस्थित होता है, जैसे जल होता है कोणीय संरचना में उपस्थित होगा और कोण यहाँ पे होगा 110 डिग्री, क्योंकि अल्किल समूह के बीच में यहाँ पे प्रतिकर्षण उपस्थित होता है। प्रतिकर्षण बढ़ेगा, यहाँ पे कोण का मान बढ़ता जाएगा। तो ये बोल सकते हैं अपन डाई एथिल ईथर की संरचना। फिर नेक्स्ट अपन बात करेंगे रासायनिक अभिक्रियाएं। ईथर की कौन कौन सी प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं हो सकती हैं, उनके बारे में अपन बात करेंगे। तो नेक्स्ट होगा रासायनिक अभिक्रियाएं। पहले देखेंगे कौन कौन से प्रकार से रासायनिक अभिक्रियाएं हो सकती हैं और फिर 1 बाय 1 एक एक रासायनिक अभिक्रिया को अपन समझते हुए चलेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक होगा अपना ईथर में रासायनिक अभिक्रियाएं। रासायनिक अभिक्रियाएं सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया में सबसे पहले अपन बात करेंगे अल्किल समूह की प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, कि वे जो भी ईथर के अंदर ROR होता है और इस ईथर में जो अल्किल समूह उपस्थित है, मान लो अगर एथिल समूह उपस्थित है तो यहाँ पे हाइड्रोजन उपस्थित है, तो इन हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन कर कौन सा समूह इन हाइड्रोजन की जगह जुड़ सकता है, मीन्स अल्किल समूह में क्या हुआ? प्रतिस्थापन। तो बोल सकते हैं ईथर में जो अल्किल समूह उपस्थित है उस अल्किल समूह के हाइड्रोजन को हटा हैलोजन जोड़ा जा सकता है, हैलोजन लगाया जा सकता है। तो इस अभिक्रिया को अपन बोलते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। हाइड्रोजन का हटना और नेक्स्ट कोई समूह का जुड़ना प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है, और ये प्रतिस्थापन ईथर के अल्किल समूह के अंदर हो रही है। तो अपन पहली प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया देखेंगे अल्किल समूह की प्रतिस्थापन अभिक्रिया। क्या बोल सकते हैं? अल्किल समूह की प्रतिस्थापन अभिक्रिया मीन्स जो ये अल्किल समूह उपस्थित है, अल्किल समूह के हाइड्रोजन को हटा के या फिर अल्किल समूह के हाइड्रोजन को कोई नेक्स्ट समूह द्वारा क्या करवाया जा सकता है? प्रतिस्थापित करवाया जा सकता है। तो जो भी प्रतिस्थापन अभिक्रिया हुई है वो ईथर के अल्किल समूह के अंदर हुई है, तो अपन बोल सकते हैं अल्किल समूह की प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ब्रीफ में इसका एक्सप्लेनेशन अपन आगे देखेंगे। पहले सिर्फ देखते हैं कौन कौन से टाइप यहाँ पे रासायनिक अभिक्रियाएं हो सकती है। सबसे पहले अल्किल समूह की प्रतिस्थापन अभिक्रिया। यहाँ पे प्रतिस्थापन होगा अल्किल समूह में उपस्थित हाइड्रोजन का, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखेंगे ऑक्सीजन पे उपस्थित इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से अभिक्रियाएं, ठीक है। यहाँ पे बोल सकते हैं ऑक्सीजन परमाणु पर
ऑक्सीजन परमाणु पर उपस्थित लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के कारण अभिक्रिया। ये जो अपन ने ईथर बनाया था, ईथर के अंदर क्या था, यहाँ पे दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे, या फिर बोल सकते एकांकी युग्मित इलेक्ट्रॉन या फिर एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित थे। इन इलेक्ट्रॉनों की वजह से कौन कौन से प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं हो सकती हैं वो अपन देखेंगे दूसरे प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया के अंदर। फिर थर्ड अपने को बात करनी है, जो भी ईथर के अंदर ऑक्सीजन और कार्बन के मध्य जो बंध उपस्थित है, सिग्मा बंध उपस्थित है, ऑक्सीजन और अल्किल समूह के कार्बन के मध्य जो सिग्मा बंध उपस्थित है, उस बंध के टूटने से कौन कौन सी प्रकार की अभिक्रियाएं हो सकती है। तो CO बंध विखंडन की अभिक्रियाएं, CO बंध विखंडन की अभिक्रियाएं मीन्स अगर CO बंध टूटेगा तो कौन कौन सी प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं हो सकती हैं वो अपन देखेंगे थर्ड प्रकार में। फिर फोर्थ हो जाएगा अन्य प्रकार की अभिक्रियाएं। इनके अलावा और प्रकार की भी अभिक्रियाएं हो सकती हैं, जैसे कोई अलग अलग मॉलिक्यूल या फिर अणु जुड़ के कोई अलग अणु का निर्माण कर सकता है, नए अणु का निर्माण कर सकता है, या फिर कोई एक एक अणु या फिर बोल सकते हैं एक एक परमाणु उनमें से निकल के नेक्स्ट कोई नए अणु का निर्माण कर सकते हैं, या फिर कोई अणु के अंदर पूरा परमाणु जुड़ सकता है और नए अणु का निर्माण कर सकते हैं। तो ऐसे अलग अलग अन्य प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं हो सकती हैं। तो सबसे पहले अपन लेके चलेंगे अल्किल समूह की प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। इसमें सिर्फ अपन देखेंगे एक प्रकार की हैलोजनीकरण, हैलोजन के द्वारा प्रतिस्थापन करना है अल्किल समूह के हाइड्रोजन का। तो चार है अल्किल समूह की प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, ऑक्सीजन परमाणु पर उपस्थित लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण अभिक्रियाएं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं या फिर बोल सकते हैं एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म के कारण अभिक्रियाएं, CO बंध जो एक सिंगल बंध है, एक ही बंध है, CO बंध विखंडन की अभिक्रियाएं या फिर अन्य प्रकार की अभिक्रियाएं। तो सबसे पहले अपन देखेंगे अल्किल समूह की प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। अल्किल समूह में कैसे प्रतिस्थापन होगा और कौन कौन से परमाणुओं द्वारा प्रतिस्थापन करवाया जा सकता है। तो यहाँ पे अल्किल समूह की प्रतिस्थापन अभिक्रिया में अपन सबसे पहले देख के चलेंगे हैलोजनीकरण। ये देखेंगे सबसे पहले फर्स्ट प्रकार का अपन देखेंगे हैलोजनीकरण। हैलोजनीकरण बोल सकते हैं हैलोजन का जुड़ना, कोई भी अल्किल समूह में हैलोजन का जुड़ना क्या कहलाता है, हैलोजनीकरण, उस यौगिक का हैलोजनीकरण कहलाता है। अब यहाँ पे दो प्रकार से अपन हैलोजनीकरण करेंगे, या तो बोल सकते हैं अंधेरे के अंदर मीन्स प्रकाश की अनुपस्थिति में। एक अभिक्रिया एक प्रकार का हैलोजनीकरण तो होगा प्रकाश की अनुपस्थिति में, सेकंड अपन बोल सकते हैं प्रकाश में या फिर प्रकाश की उपस्थिति में। एक अभिक्रिया अपन करेंगे अंधेरे में मीन्स जहाँ पे प्रकाश की अनुपस्थिति होगी, और दूसरी अभिक्रिया सेम हैलोजनीकरण अपन करेंगे प्रकाश की उपस्थिति में। तो देखेंगे दोनों में क्या डिफरेंस होगा, कौन से प्रकार का उत्पाद यहाँ पे बनेगा। तो लेकिन जैसे ही अंधेरे में अभिक्रिया करवाई जाती है, जैसे अपन लेके चल रहे हैं CH3 CH2O CH2 CH3 डाई एथिल ईथर अपन लेके चल रहे हैं। तो जैसे डाई एथिल ईथर है अभिक्रिया करवाई जाएगी, मान लेते हैं 2Cl2, कितने अणु लेके चल रहे हैं, या फिर दो अणु अपन क्लोरीन के लेके चल रहे हैं जिसमें 4 परमाणु क्लोरीन के उपस्थित हैं। तो दो अणु अपन लेके चलेंगे क्लोरीन के। जैसे ही अणु लेके चलेंगे यहाँ पे क्या हो सकता है, दो प्रकार की पोजीशन होती है, एक अल्फा एक बीटा। इसी ऑप्शन की दूसरी साइड अल्फा डैश बीटा डैश, सिर्फ दोनों में डिफरेंस करने के लिए, अंतर करने के लिए एक तरफ क्या लिखा है अल्फा बीटा, एक तरफ उनके डैश लगाया ताकि डिफरेंस पता रहे। लेकिन अगर सिर्फ प्रकाश की अनुपस्थिति में अभिक्रिया होगी, क्या बोल सकते हैं,
प्रकाश की उपस्थिति में ना होके अगर प्रकाश की अनुपस्थिति में अभिक्रिया होगी तो सिर्फ अल्फा डैश और अल्फा पे ही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी। मीन्स अभिक्रिया इतनी एक्टिव नहीं होगी। अगर प्रकाश अनुपस्थित है तो अभिक्रिया लिमिटेड अमाउंट में ही होगी, लिमिटेड मात्रा में ही होगी। जैसे यहाँ पे हो सकता है अल्फा और अल्फा डैश दोनों पोजीशन का एक एक हाइड्रोजन प्रतिस्थापित करवाया जा सकता है हैलोजन के द्वारा, हैलोजनीकरण करवा के। मीन्स यहाँ पे क्या उत्पाद बन सकता है, CH3CH, दो हाइड्रोजन थे जिसमें से एक निकल गया, एक की जगह आ गया क्लोरीन ऑक्सीजन। फिर यहाँ पे दो हाइड्रोजन थे, एक की जगह क्या आ गया, क्लोरीन CH2। अल्फा डैश और अल्फा पे सिर्फ एक एक क्लोरीन ही जुड़ा है। मीन्स अगर अंधेरे में या फिर प्रकाश की अनुपस्थिति में अभिक्रिया होगी तो कम से कम हैलोजन वहां पे जुड़ेगा। मीन्स एक या दो हैलोजन वहां पे जुड़ सकते हैं अल्फा और अल्फा डैश पोजीशन पे। ठीक है, तो अपन बोल सकते हैं अगर हैलोजनीकरण करवाया जा रहा है डाई एथिल ईथर का अंधेरे में या फिर प्रकाश की अनुपस्थिति में, तो एक ही प्रकार का उत्पाद बन सकता है अल्फा। कौन से प्रकार का, एक अल्फा पे है, एक अल्फा डैश पे, दो ही हैलोजन उपस्थित हैं, अल्फा अल्फा डैश डाई एथिल ईथर। क्या बोलेंगे, दो है तो डाई, क्लोरीन है तो क्लोरो, डाई क्लोरो, फिर डाई एथिल और ईथर। अगर अंधेरे में अभिक्रिया करवाई जा रही है या फिर प्रकाश की अनुपस्थिति में अभिक्रिया करवाई जा रही है तो डाई एथिल ईथर के सिर्फ अल्फा और अल्फा डैश पोजीशन पे ही एक एक क्लोरीन जुड़ सकता है। तो ये है एक प्रकार का हैलोजनीकरण अंधेरे में। अगर प्रकाश की उपस्थिति में हैलोजनीकरण होगा तो अपन लेके चलेंगे अभिकारक सेम CH3 CH2O CH2 CH3। ठीक है, लेकिन अगर प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया है तो वहां पे ज्यादा से ज्यादा हैलोजन जुड़ सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्या लेके चलेंगे अपन, 10Cl2, टोटल 10 अणु क्लोरीन के, मीन्स बोल सकते हैं 20 परमाणु क्लोरीन के उपस्थित हैं। प्रकाश की उपस्थिति में ज्यादा से ज्यादा क्लोरीन जुड़ सकते हैं। ये बात नहीं कि यहाँ पे दो लेके चले तो दो ही जुड़ेंगे। अंधेरे में है मतलब कि प्रकाश की अनुपस्थिति में तो इतनी ही कैपेसिटी है कि वो दो ही जोड़ सकता है, दो ही अणु के साथ अभिक्रिया कर सकता है। लेकिन अगर प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया है तो वो ज्यादा अणुओं के साथ अभिक्रिया कर सकता है। जैसे इसके साथ अभिक्रिया करेगा तो यहाँ पे क्या जितने भी हाइड्रोजन उपस्थित हैं कार्बन के ऊपर, सब हाइड्रोजन क्लोरीन के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिए जाएंगे, प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी। जैसे यहाँ पे बनेगा CCl3, 3 हाइड्रोजन की जगह 3 क्लोरीन, CCl2, 2 हाइड्रोजन की जगह 2 क्लोरीन, ऑक्सीजन एज इट इज, 2 हाइड्रोजन की जगह 2 क्लोरीन, और फिर CCl3, 3 हाइड्रोजन की जगह क्या आ जाएंगे 3 क्लोरीन। तो अणु में जितने भी हाइड्रोजन थे या फिर डाई एथिल ईथर में जितने भी हाइड्रोजन थे सारे के सारे हाइड्रोजन क्लोरीन के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिए जाएंगे और एक हैलोजनीकरण या फिर हैलोजीकृत उत्पाद का निर्माण यहाँ पे होगा, जिसको अपन बोल सकते हैं पर क्लोरो डाई एथिल ईथर। ज्यादा अमाउंट में है तो अपन बोल सकते हैं पर क्लोरो डाई एथिल ईथर। डाई एथिल ईथर था, उस पे ज्यादा अमाउंट में क्लोरीन जुड़ा है इसलिए उसको बोला गया पर क्लोरो, ज्यादा अमाउंट ऑफ या फिर ज्यादा मात्रा क्लोरीन की जुड़ी है। जैसे अगर कोई भी कंपाउंड में ऑक्सीजन ज्यादा होता है, जैसे हाइड्रोजन वाटर मोलिक्यूल, जल मोलिक्यूल उसको बोलते हैं हाइड्रोजन ऑक्साइड मीन्स H2O बोलते हैं। लेकिन जैसे ही H2O2 होगा तो उसको पर ऑक्साइड बोला जाता है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। पर क्यों, क्योंकि वहां पे एक ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है, तो यहाँ पे भी क्लोरीन की मात्रा ज्यादा है, तो अपन क्या बोल सकते हैं पर क्लोरो डाई एथिल ईथर इसका नाम बोला जा सकता है। तो होगी पहली प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अपन ने देखा है अल्किल समूह की प्रतिस्थापन अभिक्रिया। दो प्रकार की हैलोजनीकरण में ही दो प्रकार की, प्रकाश की उपस्थिति और प्रकाश की अनुपस्थिति के अंदर। अब नेक्स्ट अपन देखेंगे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पे जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, नेक्स्ट अपन देखेंगे
ऑक्सीजन पे जो उपस्थित है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म जो उपस्थित हैं ईथर के ऑक्सीजन पे, उन इलेक्ट्रॉन की वजह से कौन से प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया हो सकती है वो अपन देखेंगे। जैसे अपनी हेडिंग होगी अब ऑक्सीजन परमाणु पर उपस्थित लोन पेयर के कारण अभिक्रिया। तो नेक्स्ट अपना होगा नेक्स्ट प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया ऑक्सीजन परमाणु पर उपस्थित लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की अभिक्रिया। ऑक्सीजन पे जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, मतलब दो जोड़े वहां पे उपस्थित होते हैं जो अलग अलग प्रकार से उपस्थित होंगे। तो इस ऑक्सीजन पे जो दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उपस्थित है या फिर जो दो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्मन उपस्थित हैं, उनकी वजह से कौन से प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया हो सकती है वो अपन देखेंगे। यहाँ पे क्या करेगा, एक ऑक्सीजन ईथर का एक ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करना चाहेगा। तो अपन बोल सकते हैं कि अगर एक ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करना चाहेगा तो अपन बोल सकते हैं पर ऑक्साइड का निर्माण। मीन्स एक ऑक्सीजन पहले से उपस्थित था, ईथर में सिर्फ एक ऑक्सीजन हो सकता है, अगर एक ऑक्सीजन और जुड़ेगा मीन्स एक्स्ट्रा हो गया वहां पे ऑक्सीजन, और जहां पे भी ऑक्सीजन एक्स्ट्रा होता है उसके आगे पर ऑक्साइड लगाया जाता है। बोल सकते हैं अपन बोल सकते हैं पर ऑक्साइड का बनना। पर ऑक्साइड कैसे बन सकता है कि जैसे ही ईथर की अभिक्रिया CH3CH2O डाईइथाइल ईथर की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ या तो ऑक्सीजन के अणु के साथ होगी या फिर ओजोन के अणु के साथ होगी, या तो अभिक्रिया O2 के साथ हो सकती है या फिर अभिक्रिया ओजोन के अणु O3 के साथ हो सकती है। जैसे ही ईथर की अभिक्रिया या तो ऑक्सीजन के साथ होगी, वायु के साथ या फिर ओजोन के साथ करवाई जाती है तो पर ऑक्साइड का निर्माण होता है। पर ऑक्साइड कैसे बनेगा, इन दोनों में से किसी के भी एक ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे बंध बनाएगा और ऑक्सीजन अपना एक इलेक्ट्रॉन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक पेयर क्या कर देगा, आने वाले ऑक्सीजन को दान में दे देगा और बंध का निर्माण करेगा। जो भी यहाँ पे बंध बनाया गया है, बंध के अंदर उपस्थित दोनों इलेक्ट्रॉन ईथर के ऑक्सीजन द्वारा दिए गए हैं। अगर ईथर के ऑक्सीजन द्वारा दिए गए हैं मीन्स अभिक्रिया ईथर के ऑक्सीजन पे उपस्थित लोन पेयर की वजह से करवाई गई है। दो उपस्थित थे, दो में से क्या किया इसने, एक ऑक्सीजन के साथ बंध बनाने के लिए ऑक्सीजन को डोनेट या फिर दान कर दिया। तो इस बंध में जो ऑक्सीजन उपस्थित है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन बंध में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं वो इलेक्ट्रॉन ईथर के ऑक्सीजन द्वारा दिया गया है। तो इसको बोल सकते हैं पर ऑक्साइड। HNO लाइट की उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में पर ऑक्साइड का निर्माण कर सकते हैं। लेकिन अगर यही ईथर को ज्यादा समय तक क्या बोल सकते हैं, ज्यादा समय तक वायु के कांटेक्ट में या फिर वायु के साथ रखा जाता है, क्या बोल सकते हैं, यदि ईथर को वायु में लंबे समय तक रख दिया जाए, खुला छोड़ दिया जाए उसको, अगर लंबे समय तक वायु के अंदर छोड़ दिया जाए तो वहां पे नए प्रकार के उत्पाद का निर्माण होता है। ठीक है, नए प्रकार का उत्पाद क्या बन सकता है, वहां पे ऑक्सीजन अभिक्रिया ना करके क्या करेगा, ईथर का कार्बन, ईथर में जो एथिल समूह उपस्थित है उसका कार्बन वहां पे अभिक्रिया करेगा। मीन्स कैसे अभिक्रिया कर सकता है, यहाँ पे अगर लंबे समय तक CH3CH2O CH2CH3 को ऑक्सीजन की उपस्थिति में लंबे समय तक रख दिया जाए, लंबे समय तक ऑक्सीजन की उपस्थिति में रख दिया जाए तो फिर क्या बनेगा, CH3CH2O। एज इट इज यहाँ पे ये वाला समूह जो साइड में लगाया हुआ अपन ने नीचे लगा दिया एक बार नया बंध दिखाने के लिए। यहाँ पे कैसे बंध बनेगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन एज इट इज प्रेजेंट होगा कार्बन पे डायरेक्ट, लेकिन जैसे ये वाला कार्बन है तो कैसे उपस्थित, इस कार्बन पे दो हाइड्रोजन डायरेक्ट उपस्थित है। ठीक है, इनमें से एक हाइड्रोजन एज इट इज उपस्थित होगा, लेकिन दूसरे हाइड्रोजन में क्या होगा,
ऑक्सीजन यहाँ पे जुड़ेगा अंदर की साइड कार्बन और हाइड्रोजन के बंध के बीच। तो यहाँ पे बोल सकते हैं CHOOH इधर बनेगा, जिसको अपन बोल सकते हैं, अगर मालूम नंबरिंग दिया जाए तो नंबरिंग कैसे दे सकते हैं अपन। इथॉक्सी उपस्थित है तो अपन बोल सकते हैं ये कौन सा ग्रुप है, इथॉक्सी। तो पहले नंबर पे तो उपस्थित है इथॉक्सी, तो इसका नाम हो सकता है 1 इथॉक्सी, 1 इथॉक्सी। एक कार्बन पर क्या उपस्थित है, इथॉक्सी समूह उपस्थित है। ठीक है, इथॉक्सी समूह उपस्थित है और फिर ये वाला एथिल समूह 1 इथॉक्सी एथिल। लेकिन यहाँ पे एक्स्ट्रा में हाइड्रोजन पर ऑक्साइड उपस्थित, हाइड्रोजन के साथ 2 ऑक्सीजन उपस्थित हैं। तो क्या बोल सकते हैं, एथिल पे क्या उपस्थित है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। तो 1 इथॉक्सी एथिल हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का निर्माण यहाँ पे होगा। अगर ईथर को ज्यादा समय तक वायु में रख दिया जाएगा, लंबे समय तक वायु में रख दिया जाएगा, तो ऑक्साइड पर ऑक्साइड बनने के बजाय क्या बनेगा, वहां पे फर्स्ट कार्बन पे इथॉक्सी, 1 इथॉक्सी एथिल हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का निर्माण यहाँ पे होगा, अगर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाई जा रही है। फिर बात आती है कि ऑक्सोनियम लवण का बनना। एक तो पर ऑक्साइड बन सकता है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाने पे। नेक्स्ट अपन देखेंगे एक बन सकता है ऑक्सोनियम लवण। तो नेक्स्ट अपन देखेंगे ऑक्सोनियम लवण का बनना, कैसे यहाँ पे ऑक्सोनियम लवण बन सकता है। तो नेक्स्ट अपनी हो गया हेडिंग ऑक्सोनियम लवण का बनना। दूसरे प्रकार की अपनी रासायनिक अभिक्रिया चल रही है ऑक्सीजन की वजह से, कौन कौन सी प्रकार की हो सकती हैं। ऑक्सोनियम लवण का बनना, यहाँ पे अभिक्रिया होगी। ऑक्सोनियम लवण कब बनेगा, जब यहाँ पे अपन ईथर की अभिक्रिया अकार्बनिक अम्ल के साथ करवाई जाएगी। किसके साथ, उस अम्ल के साथ करवाई जाएगी जहां पे कार्बन अनुपस्थित है। तो जैसे ही डाईएथिल ईथर C2H5 2 बोल सकते हैं भाई, 2 समूह उपस्थित है, एक इस साइड और एक साइड, इन दोनों को एक साथ अपन एक साइड लिख के नीचे ब्रैकेट के बाहर 2 लगा सकते हैं। वो शो करता है कि ऑक्सीजन पे ऐसे प्रकार के 2 समूह उपस्थित हैं। तो जैसे डाईएथिल ईथर की अभिक्रिया कार्बन अनुपस्थित अम्ल के साथ या फिर अकार्बनिक अम्ल के साथ होगी, जैसे H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल है लेकिन यहाँ पे कार्बन अनुपस्थित है। जैसे इसके साथ अभिक्रिया होगी, क्या करेगा, अगर मान लो यहाँ से बंध टूटता है, हाइड्रोजन पे प्लस का आवेश आता है और HSO4 पे माइनस का आवेश आता है, तो यहाँ पे क्या करेगा, ऑक्सीजन क्षार की तरह बिहेव करेगा। कैसे क्या करेगा, अपने दोनों इलेक्ट्रॉन एक लोन पेयर क्या कर देगा, हाइड्रोजन को डोनेट या फिर हाइड्रोजन को दान कर देगा। जैसे ही दान करेगा ऑक्सीजन पे प्लस का चार्ज आ जाएगा, प्लस का आवेश। तो यहाँ पे अपन बोल सकते हैं C2H5 2 अणु, और यहाँ पे ऑक्सीजन पे प्लस का आवेश आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो उपस्थित है और हाइड्रोजन के साथ बंद, और बाहर अपन बोल सकते हैं HSO4। तो प्लस और माइनस दोनों उपस्थित हैं, तो उसको बोल सकते हैं लवण का निर्माण यहाँ पे होगा, ऑक्सोनियम लवण का निर्माण यहाँ पे होगा। जैसे ही अभिक्रिया किसके साथ होगी, अकार्बनिक अम्ल के साथ अभिक्रिया होगी, वहां पे अभिक्रिया ऑक्सीजन के द्वारा करवाई जाएगी, हाइड्रोजन पे इलेक्ट्रॉन दान करके, ऑक्सीजन पे प्लस का आवेश, बाहर क्या बोल सकते हैं HSO4 पे माइनस का आवेश, दोनों ऊपर से प्लस माइनस ओवरऑल बोल सकते हैं ऑक्सोनियम लवण का निर्माण यहाँ पे हुआ है। ऐसे ही सेम अगर अभिक्रिया HCl के साथ हो, HCl भी क्या एक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, लेकिन वहां पे कार्बन अनुपस्थित है, बंध टूटेगा, हाइड्रोजन पे प्लस, क्लोरीन पे माइनस। जैसे अभिक्रिया होगी यहाँ पे क्या बनेगा, C2H5 ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन पे तो प्लस का आवेश
और साथ में हाइड्रोजन उपस्थित होगा HCl का, और बाहर क्या उपस्थित होगा, Cl-। बोल सकते हैं यहाँ पे भी अगर HCl के साथ भी अभिक्रिया होगी तो ऑक्सोनियम लवण का निर्माण यहाँ पे होगा। तो ऐसे दो प्रकार की अभिक्रियाएं हो गई, पहली अल्किल समूह पर प्रतिस्थापन अभिक्रिया और दूसरी ऑक्सीजन परमाणु पर उपस्थित लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की अभिक्रिया या फिर एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्मन के कारण अभिक्रियाएं। फिर नेक्स्ट क्लास से अपन देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो से देखेंगे कि कौन कौन से प्रकार की मीन्स CO बंध टूटने से कौन से प्रकार की अभिक्रियाएं हो सकती हैं और अन्य प्रकार की कौन कौन सी प्रकार की अभिक्रियाएं हो सकती है, वो अपन देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए दो प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं और ईथर समूह की संरचना।